हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज काफी सारी बिग ब्रेकिंग न्यूज है आप लोगों के लिए। टाटा मोटर होगा डेट फ्री और उसका टारगेट क्या दिया जा रहा है मार्केट में। जो लैप्स पॉलिसी है एलआईसी की, उसके आईपीओ में डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। बाबा चलाते थे एनएससी, सुन के सरप्राइज। क्रिप्टो करेंसी गंभीर बीमारी, अदानी पावर की न्यूज। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही लर्निंग और स्कैम की कहानी, एक मूवी की कहानी, बहुत कुछ है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें, रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां कोशिश है अपने परिवार को कुछ कमा के देने में हेल्प करने की, कुछ सिखाने की, जिससे उनका नजरिया बदल सके और मार्केट में वो खुद के बॉस बन सके। तो सबसे पहले एलआईसी आईपीओ से शुरू करते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ यही बात हो रही है और सबका एक सवाल कि सर मेरी अगर पॉलिसी लैप्स है तो क्या मुझे आईपीओ में डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। और सबसे अच्छी चीज एलआईसी ने सेबी के पास जो डीआरएचपी फाइल की, उसमें ये बातों के बारे में बताया, क्योंकि बहुत सारे लोगों की एलआईसी पॉलिसी बंद हो जाती है। कई कारण है, समय पर प्रीमियम नहीं भर पाते हैं, कई बार भूल जाते हैं। तो समय समय पर एलआईसी ऐसी पॉलिसी को चालू कराने का अवसर देती है। तो हाल में इन्होंने कहा है कि 5 साल से जो भी पॉलिसीज बंद है उसमें कम चार्ज भर के चालू करा सकते हैं। एलआईसी ने आईपीओ में अपने पॉलिसी होल्डर के लिए 10% हिस्सा रिजर्व रखा है, यानी 65,000 करोड़ के हिस्सों में जिनके पास पॉलिसी है उनको 6,500 करोड़ के शेयर मिल सकते हैं। अब यहां पर डीआरएचपी के अनुसार कि मेरे पास एलआईसी की एक पॉलिसी है जो लैप्स हो चुकी है, तो क्या मैं पॉलिसी होल्डर रिजर्वेशन हिस्से के अंतर्गत हिस्सा ले सकता हूं या नहीं। तो नए पॉलिसी होल्डर भी हिस्सा ले सकते हैं। सभी पॉलिसी जो मैच्योरिटी, सरेंडर या पॉलिसी होल्डर की मृत्यु के माध्यम से हमारे रिकॉर्ड से बाहर नहीं हुई है, यानी एलआईसी के हिसाब से, तो पॉलिसी होल्डर रिजर्वेशन पोर्शन के तहत आरक्षण के पात्र हैं। तो यहां तक कि नए पॉलिसी होल्डर भी रिजर्व के तहत लगा सकते हैं बोली। तो ऐसे में दरअसल जिन्होंने पॉलिसी के लिए फाइल किया है या अभी तक पॉलिसी प्राप्त नहीं किया है, वो इससे बाहर हो सकते हैं। याद कीजिए, समझिएगा इस बात को, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे कस्टमर जिन्होंने पॉलिसी के लिए फाइल किया है लेकिन पॉलिसी दस्तावेज मिले नहीं है, वो इससे बाहर हो सकते हैं। और यहां पर डीआरएचपी के अनुसार पॉलिसी होल्डर को इस रिजर्व हिस्से के लिए जो डीआरएचपी की तारीख है या उससे पहले की जाने वाली आईपीओ की, उसके अनुसार होनी चाहिए। अब आईपीओ खुलने की तारीख पर सरेंडर या मैच्योरिटी या मृत्यु के दावे से एग्जिट नहीं होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए, तो आप इसमें भाग ले सकते हैं। लेकिन आपके पास एक डीमेट होना जरूरी है, और डीमेट में जो है आप लोगों के जितने भी पॉलिसी होल्डर है, पैन कार्ड जरूर अपडेट कर लीजिए। उस पर मैंने डिटेल वीडियो भी बनाई थी कि पॉलिसी होल्डर का पैन कार्ड एलआईसी पोर्टल पर अपडेट कीजिए। दूसरा, पॉलिसी होल्डर के पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, तो पहला तो एलआईसी पोर्टल पे जाइए, पैन कार्ड को अपडेट कीजिए, और जो 28 फरवरी 2022 से पहले पैन कार्ड अपडेट नहीं करेंगे वो शामिल नहीं हो पाएंगे। यस, वो आईपीओ में शामिल नहीं हो पाएंगे। यहां पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आया है जो बहुत ही सरप्राइजिंग है। 21,500 करोड़ की रकम लवारिस पड़ी है एलआईसी के पास। पता है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भैया उनके पास दावा नहीं किया गया, पॉलिसी होल्डर की मौत हो गई और उनके परिवार वालों को पता नहीं। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, नॉमिनी बनाइए, अपने परिवार को बता के रखिए, और ऐसा केस एक नहीं अनंत हम देखते हैं। तो प्लीज आज से ही अपनी नॉमिनी हर एक जगह, सिर्फ एलआईसी नहीं, हर जगह क्रिएट कीजिए। आप में से किन किन लोगों ने नॉमिनी नहीं बनाया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते हैं क्या लोग आज का सिनारियो चल रहा है। अब चलते हैं, बाबा चलाते थे एनएससी। जी हाँ, बाबा चलाते थे एनएससी। इस पे मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, वो वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन अब है आगे की कहानी। मैंने कहा था ना कि उसमें कई सरप्राइजिंग एलिमेंट थे और ये धीरे धीरे खुलेगा, राइट। तो अभी एनएससी की पूर्व एमडी चित्रा रामकृष्णन और आनंद सुब्रमण्यम के स्कैम के बारे में जो आपने सुना था वो पूरा सच नहीं है। इस स्कैम की कहानी बाहर आ रही है और इतनी दिलचस्प कि लो बजट की बॉलीवुड मूवी बने। अब इसमें एक नए शख्स की एंट्री हुई है जिसका नाम है सुनीता आनंद। ऐसे ही कैरेक्टर बढ़े जाएंगे और लास्ट में एक बड़ा बम फोड़ूंगा। हिमालय के पहाड़ों पर रहने वाले गुमनाम योगी देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज की प्रमुख का भरोसा हासिल करता है। किसका? यानी रामकृष्णन का। और उसके लिए हो जाता है पूज्य,
उसके फैसलों को प्रभावित करता है, जिसका संबंध करोड़ों इन्वेस्टर से है। एनएससी के प्रमुख पर जादू ऐसा चलता है कि चुटकी बजाते ही सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन पॉकेट के अंदर। दोनों बीच पर छुट्टी भी मनाते हैं, बीच पर छुट्टी मनाते हैं। तो बॉलीवुड मूवी चल रही है। अब सेबी ने इस मामले की जांच की। उसने जो बताई, उसने एनएससी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का उल्लंघन बताकर जिम्मेदारी पूरी कर ली। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि सेबी को इस स्कैम से जुड़ी कई बातें क्यों नहीं दिखी। अब सवाल यह है, दिखी नहीं या जानबूझकर नहीं लाई गई, यह है एक बिग क्वेश्चन मार्क। यहां पर एनएससी से जुड़े लोगों का कहना है सेबी को रामकृष्णन और आनंद सुब्रमण्यम और सुनीता आनंद की तिकड़ी को करीब से जांच करना चाहिए। आनंद सुब्रमण्यम ग्रुप के ऑपरेटिंग ऑफिसर और चित्रा रामकृष्णन के एडवाइजर थे, और सुनीता जो है आनंद सुब्रमण्यम की पत्नी, वो एनएससी की साउथ हेड थी। और एक सूत्र के मुताबिक चित्रा का संबंध आनंद सुब्रमण्यम से था। क्या सेबी को इस कनेक्शन के बारे में पता था? अगर पता था तो अलग से जांच क्यों नहीं की? इन रिश्तों के बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है, यहां तक कि एनएससी के एम्प्लॉयज तक को नहीं पता है। तो सवाल यह है कि क्या एनएससी के बोर्ड को इसकी जानकारी थी? अगर थी तो नजरअंदाज क्यों किया गया? यहां पर कहानी ये निकल के आ रही है कि दिल्ली से भैया संबंध बहुत तगड़े हैं, रसूख वाले लोग हैं। क्योंकि अब बाबा इतनी सीक्रेट न्यूज़ को लेकर पॉकेट में तो घूमेंगे नहीं, वो न्यूज़ तो कहीं ना कहीं बढ़ेगी ना। क्योंकि अगर कोई इंसान साधु बाबा हो, उनको ऐसे इन्फॉर्मेशन से क्या लेना देना। तो वहाँ पर दिल्ली कनेक्शन की कहानी निकल के आ रही है, और उस दिल्ली कनेक्शन के कारण लोग आंखें बंद कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। बहुत सारी चीज़ कह नहीं सकते, कंट्रोवर्सी हो सकती है, बट ये मामला बहुत ही गंभीर है, बहुत भयंकर वाला गंभीर है। तो जैसे जैसे डेटा फैक्ट मेरे हाथ में लगेगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि बिना प्रूफ के कुछ भी कहना कंट्रोवर्सी को क्रिएट करना है। बट इतनी बात कोई भी बच्चा कह सकता है कि भैया कुछ तो गड़बड़ है, जहाँ पे कोई बाबा हिमालय पे बैठे इन्फॉर्मेशन ले रहे थे और इन्फॉर्मेशन पे कहानी चल रही थी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। और आपको क्या लगता है, ये घोटाला कितना गंभीर हो सकता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी गंभीर बीमारी। कोई चीज़ किसी के लिए अच्छी, किसी के लिए बुरी, इससे बेहतर एग्जाम्पल नहीं। अब क्रिप्टो करेंसी गंभीर बीमारी को मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कहने वाले हैं अरबपति इन्वेस्टर और बर्कशायर हैथवे के वाइस प्रेसिडेंट चार्ली मंगेर। जी हाँ, यानी वॉरेन बफेट सर के पार्टनर। उन्होंने इसको गंभीर बीमारी बताया है। वो आज से क्रिप्टो करेंसी के विरोधी नहीं है, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, वो बहुत पुराने वाले विरोधी हैं, और वो टाइम टू टाइम अपनी बात रखते रहते हैं, तो अभी भी रखा है। अब उन्होंने सिर्फ बिटकॉइन नहीं, दूसरे क्रिप्टो करेंसी पर भी सवाल उठाए हैं, और उनका कहना है कि इनका जो इस्तेमाल है ना, वसूली, अपहरण, टैक्स चोरी जैसे मामले में हो रहा है। यानी सही यूज की जगह गलत यूज हो रहा है। ये है एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क जिस पे विचार होना चाहिए, और ये रोक लगनी चाहिए। उन्होंने चीन की तारीफ की कि उन्होंने सख्त कदम उठाए, बट उनका मानना बीमारी है, बट चीज़ें बदल रही है, हर लोगों का नज़रिया बदल रहा है। क्रिप्टो करेंसी ने लोगों को रिटर्न दिया है, तो लोगों के नज़र में क्रिप्टो करेंसी अच्छी है। बट सरकार को, मेरा ये मानना है कि हमारी सरकार को एक क्लियर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, जो बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग है। आपका क्या मानना है? आप क्रिप्टो करेंसी को बीमारी मानते हो या बीमारी नहीं मानते हो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अदानी पावर के बारे में गुड न्यूज़ ये है, ये कंपनी गुजरात ऊर्जा विकास निगम पावर परचेज एग्रीमेंट से जुड़े विवाद को सुलझाने के लिए तैयार है। इसके साथ ही कैंसल बीड को रिवाइव करने की भी तैयारी है, और इसके लिए बड़ा फंडामेंटल बदलाव किया जा रहा है। और ये वो न्यूज़ है जिसके आधार पे आपने पिछले कुछ दिनों से अदानी पावर में तेजी देखी। अब अदानी पावर में अगर और तेजी होनी है, तो जो आज हाई लगा है वो ब्रेक होके उसके ऊपर सस्टेन करना ज़रूरी है, तब उसमें नेक्स्ट तेजी दिखेंगे, यानी 138 140 के ऊपर में। अब आते हैं सबसे बिग ब्रेकिंग न्यूज़, टाटा मोटर होगा डेट फ्री और टारगेट के। सबसे पहले मैं बता दूं, मैं आपको ये एक न्यूज़ बता रहा हूँ। मैं अपने लेवल टाटा मोटर में क्या मानता हूँ वो मैं लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि कई बार लोग सिर्फ न्यूज़ समझकर कोई चीज़ बाय सेल करते हैं और फिर कहते हैं सर आपने दिया था, और ऐसा टाटा पावर में हो चुका है। लेकिन उस समय भी मैंने टाटा पावर के लेवल दिए थे मेरे अपने वाले, बट एक्चुअली लोग पूरी बात नहीं सुनते हैं और एक्साइटमेंट में दौड़ के खरीदते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ या तो पूरा सुनो या बिल्कुल ना सुनो। तो वहाँ पर
टाटा मोटर को आप जानते हो, मैं लगातार कवर कर रहा हूँ, 180 से हम लोग लेकर बैठे हैं। उसमें हमें जो ध्यान रखने की ज़रूरत है वो है लेटेस्ट अपडेट, और लेटेस्ट अपडेट ये है कि जगुआर लैंड रोवर ने एनवीडिया के साथ करार किया है, और ये करार में नेक्स्ट जनरेशन ऑटोमेटेड ड्राइविंग सिस्टम बनाया जाएगा। कंपनी ज्वाइंट वेंचर में कारों में एआई फीचर लाएगी, क्योंकि यही है भविष्य की डिमांड। 2025 से जेएलआर के सभी व्हीकल में एनवीडिया ड्राइव सॉफ्टवेयर सिस्टम लगे होंगे, जिससे जेएलआर के वाहन में न्यू सेफ्टी फीचर, ऑटोमेटिव ड्राइविंग फीचर, पार्किंग सिस्टम, ड्राइविंग असिस्टेंस भी मिलेंगे। यानी एक अनदर लेवल का कार का एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो वहाँ पर आप सोचिए कितनी बेहतरीन डिमांड और निकल के आएगी अगर फीचर रियलिटी में लेटेस्ट रहते हैं। और वहीं पर इन चीज़ों के आधार पे और भी कई चीज़ों के आधार पे जेपी मॉर्गन का मानना है कि टाटा मोटर 2023-24 तक कंपनी कर्ज मुक्त होने का लक्ष्य हासिल कर सकती है। देश में पैसेंजर व्हीकल के लिए नए मॉडल लॉन्च से मार्केट शेयर इनका काफ़ी अच्छा बढ़ा है। सीवी सेगमेंट में लीडरशिप को मजबूत बनाने पर जोर दे रहे हैं, और वहां पर वो इसका टारगेट 783 दे रहे हैं। उनका कहना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में बूम आती है तो टाटा मोटर को सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा, और उस कंडीशन में ये आसानी से इसको अचीव कर पाएंगे। अगले 4 से 5 साल में घरेलू मार्केट में कंपनी इलेक्ट्रिक कार के 10 मॉडल लॉन्च करने वाली है, सरकार ईवी को सपोर्ट दे रही है। इन सब चीज़ों के मद्देनजर टाटा मोटर का भविष्य उज्जवल है। बट अब इसमें कई चीज़ें, पहले मैंने कहा था ना, मैं अपनी बात लास्ट में बताऊंगा, बट एक लर्निंग वाली बात लीजिए। क्या जेपी मॉर्गन ने ये कहा कि आप आज ले लो, कल से रेट बढ़ जाएंगे, परसों से रेट बढ़ जाएंगे? नहीं। इससे पहले टाटा मोटर वाली में भी यही कहानी थी। बट एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग ट्रेडिंग के लिए इतने एक्साइटेड रहते हैं ना कि ये सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, और आपका भाई यही चाहता है कि हमारा परिवार ये सीखे। तो यहाँ पर वो भी एक लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट दे रहे हैं, लेकिन मेरा यहाँ पर थोड़ा सा एक नज़रिया अलग है। नज़रिया क्या अलग है? जैसा कि टाटा मोटर ने एक बम्पर रिटर्न दिया, उसके बाद वो एक साइडवेज फंस गया। साइडवेज क्यों फंस गया? क्योंकि मार्केट में ग्राउंड लेवल पे अब वर्किंग ज़रूरी थी, तो वो ग्राउंड लेवल पे वैसे रिजल्ट नहीं चल रहे थे, मार्केट में भी कुछ चीज़ें वैसी नहीं हो रही थी। बट क्या आपने गौर किया, मार्केट में इतनी गिरावट आई, बट क्या टाटा मोटर में कहीं से कोई पैनिक सेलिंग आई? नहीं आई ना। इसको क्या कहेंगे? नहीं, कम से कम बढ़ा नहीं तो गिरा भी तो नहीं। वहाँ पर टेक्निकल लेवल में टाटा मोटर के जो मेरे पुराने लेवल हैं 540 560 के, उसके ऊपर सस्टेन होके क्लोज होना ज़रूरी है, तभी इसमें कुछ आग लगेगी और तभी इसमें आएगा मज़ा। तो मेरे लेवल एज इट इज़ वैलिड है, और वहीं पर अगर इसके सपोर्ट पॉइंट पे नज़र डालें तो फिलहाल उसको मैं आगे कभी दूंगा, क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता है कि वो अभी से देने की ज़रूरत है। साथ में आप लोगों के दिमाग में एक सवाल भी होगा कि सर आप अभी इधर में रोज़ स्टॉक के लेवल नहीं दे रहे जो देते थे। तो मार्केट आपने देखा, एक दिन काफ़ी मंदी हुई थी, एक दिन काफ़ी तेज़ी हुई थी। तो मार्केट को मेरा मानना है सेटल होने देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फ्राइडे की क्लोजिंग होने दीजिए, और फिर मंडे से वापस आपका भाई वही चीज़ लेकर आएगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और प्यार करते रहिए। थैंक यू सो मच।